Heartily very so good morning to my dear students. So today's our topic is Olympic Games. Olympic Games. Sorry, Olympic Games. Olympic Games. So I will explain it properly and attend this topic carefully. And in my opinion, so dear, after attend this topic, you can't miss any questions in your entrance exam, history of Olympic Games. आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये चल रहा है हमारा 2020 और 2020 से पीछे हम चले, भूतपूर्व की हम बात करें तो आज से हम बात कर रहे हैं पुरानी, कितने साल पुरानी, लगभग 3000 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कहाँ की, यूनान की। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जहां जब बड़े बड़े महान योद्धा जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अखिलीस है, हेक्टर है और अपना सिकंदर है, पोरस है, तो मैं उस समय की मैं बात करने जा रहा हूं और उस समय की जो इन महान योद्धा जो है उनकी मैं आज आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से ओलंपिक गेम्स को समझाऊंगा। इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिए आप, कई क्वेश्चंस इससे निकल कर आ जाएंगे और आपको मुख्यतः इसकी पूरी जानकारी भी मिलेगी। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं कहाँ की, यूनान की। और यूनान में मैं सबसे पहले बात बता दूं, जैसे कि हमारे इंडिया में एक देवी देवता जो बड़े प्रसिद्ध हैं, है ना, बड़े फॉर्म में चलते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में मेन फॉर्म उन्हीं का माना जाता है, जो कौन है, अपना शिव जी और पार्वती जी। इसी प्रकार से यूनान में भी दो देवी देवता, एक हैं कौन से, अपना ज्यूस देवता और एक कौन सी है, अपना हेरा देवी। सॉरी, मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्यूस देवता और कौन है, हेरा देवी। हेरा देवी तो ये यूनान में महान प्रसिद्ध देवी देवता है और जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में शिवजी और पार्वती जी को माना जाता है, इसी प्रकार से यूनान में ज्यूस देवता और हेरा देवी को माना जाता है। और यूनान में दो पहाड़ है, दो पहाड़ियां है और वो ऐसी आकृति में है, कहने का मतलब मैं यहां पर बना के बता दूं थोड़ा डायग्राम, ये ऐसी आकृति में है। तो इस बड़े पहाड़ी को बोला जाता है क्या, अपना ज्यूस देवता और छोटे पहाड़ी को नाम दिया गया क्या, हेरा देवी। और ये जो हेरा देवी और ज्यूस देवता है, इनको मुख्यतः साक्षी मानकर यहाँ पर जब बच्चे यहाँ पर यूनान में जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ विशेषज्ञों द्वारा उन बच्चों का मुआयना किया जाता है, कहाँ पर जाकर, अपना ज्यूस देवता और हेरा देवी के पहाड़ी पर जाकर, और वहाँ पर ये मुआयना किया जाता, ऐसा उल्टा लटका कर, कहने का मतलब पैरों को पकड़कर वहाँ पर ये मुआयना किया जाता है कि भाई ये जो बच्चा कहीं अपंग तो नहीं है, इसी कुछ डिसएबिलिटी तो नहीं है। यदि किसी प्रकार से भी वो बच्चा अपंग पाया जाता है या डिसेबिलिटी पाया जाता है तो उस बच्चे को इस पहाड़ी से फना कर दिया जाता है। फना कर दिया कहने का मतलब क्या, कि भाई उस बच्चे की बलि दे दी जाती है और उस बच्चे को जब बलि दे दी जाती है तो वो पेरेंट्स जो है और वो जो विशेषज्ञ जो है वो प्रार्थना करता है कि हे देवी देवता, अब हमारे शहर में अब जो भी बच्चा दोगे वो कैसा होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए। ये जो डिसेबल जो बच्चा था, इसे हमने आपको बलि दे दिए हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा हो गया या जो हष्ट पुष्ट रहा, हेल्थी रहा, उसको 3 सीजन, जैसे कि भाई गर्मी,
गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु और ठंडी की ऋतु, ये 3 ऋतु यदि उस बच्चे ने निकाल ली तो समझा जाता था कि भाई इसने एक पखवाड़ा तो कंप्लीट कर लिया है। ये अब अपना ज्यूस देवता और हेरा देवी के सहारे क्या कर लेगा, अब ये जिंदगी कर लेगा। अब ये यहाँ पर पूरी की पूरी ये जो बच्चा है 100 साल की जिंदगी पूरी कंप्लीट कर लेगा। और जब वो तीनों सीजन कंप्लीट होता था तो इसी प्रकार से इसके उपलक्ष्य में उसका जन्म दिवस मनाया जाता था। और ये आजकल जो जन्म दिवस जो मनाते हैं, जो एट प्रेजेंट में जो जन्म दिवस मनाते हैं, वो यही से निकला है। और यही से प्रॉपरली हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हर एक पर्सन मनाता है, जो कि आज हिस्ट्री कोई नहीं जानता, जो कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उस समय तो भाई कोई अपना इलाज हुआ नहीं करते थे, वैद्य ही हुआ करते थे। चलो ये तो छोड़ो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर यूनान के एथेंस की, अपना यूनान के एथेंस की। और एथेंस में हम बात करेंगे कौन से जगह की, ओलंपिया की, ओलंपिया की। अब जो ओलंपिया में भी एक जगह कौन सी है, एलिस। कौन सी जगह है, एलिस। तो ये जो ओलंपिया शहर जो ये कहाँ है, एथेंस में। एथेंस कहाँ है, तो यूनान में है। और ये ओलंपिया शहर में ही मुख्यतः ये देवी देवता विराजमान है। और यहां पर ये जो ओलंपिया जो है, इस शहर में ये एलिस नामक स्थान पर 40 फीट ऊंची, 40 फीट ऊंची ज्यूस देवता की मूर्ति जो काय से निर्मित है, ये है अपना हाथियों के दांतों से निर्मित है। आज भी है, हाथियों के दांत से निर्मित है। 40 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि काय से बनी है, हाथियों के दांतों से निर्मित है। ठीक है। और साइड में ही, जस्ट साइड में अपना हेरा देवी का मंदिर भी शामिल है। और वहां पर अपना हेरा देवी के मंदिर के साइड में एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, स्टेज बना हुआ है। और 2400 घंटे वहां पर क्या होता है, एनी टाइम वहां पर मशाल जलती है। ठीक है। जो ओलंपिक गेम्स में जो खिलाड़ियों द्वारा जो मशाल लाई जाती है और जहां पर ओलंपिक्स गेम्स सेलिब्रेशन किया जाएगा, उन मसालों को प्रज्वलित किया जाता है। तो सबसे पहले यही से मसाल प्रज्वलित करके खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक गेम्स के स्थान पर लाया जाता है। ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पर बात बताना चाहूंगा, ये तो खैर हुआ, मैं बात करना चाहूंगा ओलंपिया की ही। ओलंपिया में एक राजा हुआ करता था। इस ओलंपिया में एक राजा हुआ करता था, जिसका ये ओलंपिया में एक राजा हुआ करता था। और वो उस राजा का नाम क्या था, हेर्समंड। और ये हेर्समंड जो राजा था, इसका कुछ समय बाद इसका विवाह हुआ रानी अल्समिनी से। अब जब रानी अल्समिनी से इसका विवाह हुआ, अब इसी प्रकार से चलता गया। ये जो राजा जो था हेर्समंड, ये बहुत बुद्धिशाली और बहुत स्किलफुल और बहुत कौशलवादी और बहुत शक्तिशाली था। जब इसने पूरे यूनान में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो ये पर्सन एक प्रकार से क्रूर, अत्याचारी, अपनी ही प्रजा पर प्रॉपरली पूरा अत्याचार करता था। जब रानी अल्समिनी से इसका विवाह हुआ तो कुछ चलते चलते समय बीतते गया। और रानी अल्समिनी ये मुख्यतः कौन थी, ये एक प्रकार से वेदिका थी। वेदिका कहने का मतलब एक पुजारन। और ये किसकी पुजारन थी, हेरा देवी की क्या थी, ये पुजारन थी। ठीक है, हेरा देवी की पुजारन थी। अब रानी अल्समिनी की इस ये क्रूर राजा के जो भी इसके काम थे, रानी अल्समिनी को पसंद नहीं आए। अब जब इसको पसंद नहीं आए तो क्या हो गया,
यहां पर रानी अल्समिनी अपनी देवी के मंदिर में गई और हेरा देवी को ये बोलती है कि हे देवी, मुझे अपने पाप से, इस पाप से मुक्ति दिलाओ, मुझे माफ कर दो कि मैंने राजा हैसमंड जैसे क्रूर राजा से मेरी शादी हुई और इसके बराबर जितना पाप का भागीदारी वो है उतना ही पाप का भागीदारी मैं भी हूं। अब इसी प्रकार से वहां पर अब रानी अल्समिनी अपने शरीर का परित्याग करने जाती है, अपना आत्मसमर्पण करने जाती है प्रॉपरली, तो वहीं पर तुरंत हेरा देवी प्रकट होती है और उसको पकड़ती है और उसको बोलती है कि रानी अल्समिनी, तुमको एक बच्चे को जन्म देना होगा। तो वहां पर रानी अल्समिनी बोलती है कि नहीं देवी, हमारा ऑलरेडी एक पुत्र है जिसका नाम है एल्साइडिस, और ये एल्साइडिस जो इनका पुत्र है वो भी राजा हैसमंड की तरह ही कैसा है, बहुत क्रूर है, बहुत अत्याचारी है, मैं उसे भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं और दूसरे बच्चे को मैं जन्म नहीं दे सकती, मैं और पाप की भागीदारी नहीं बन सकती। इसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ कि रानी अल्समिनी को हेरा देवी बोलती है कि हे रानी अल्समिनी, जो वो बच्चा होगा वो राजा हैसमंड का नहीं होगा, वो जो बच्चा होगा वो आपका और बोले तो किसका, रानी अल्समिनी आपका और किसका होगा, ज्यूस देवता का, और जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम होगा क्या, हेरकुलिस, ये इसका नाम होगा। ठीक है, तुम जानते हो यूनान की एक कंपनी है, साइकिल आती है हेरकुलिस की, वो यही की है, ये इसी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हेरा देवी इसको नाम देती है, फिर उसके बाद में ये बच्चा पैदा होता है और उसके बाद में ये हेरा देवी ये पहले ही बोल देती है कि हेरकुलिस में ही पूरे विश्व में शांति कायम करेगा। और हेरकुलिस तो अब साक्षात किसका पुत्र आ गया, ज्यूस देवता का पुत्र है। अब ये इतना बलशाली रहता है और ये हेरकुलिस जो पुत्र है, ये राजा हैसमंड को मालूम होता है कि ये हेरकुलिस इसका पुत्र नहीं है, ये राजा हैसमंड का पुत्र नहीं है, इसलिए बड़ा होने पर एक बहुत बड़े युद्ध के लिए हेरकुलिस को भेज देता है, क्योंकि राजा हैसमंड इसको मारना चाहता है। बट ये तो प्रॉपरली क्या है, किसका रूप है, ये तो अपना देवता का रूप है। अब इसी प्रकार से ये देवता का रूप है। अब इसी प्रकार से क्या है, ये तो महान योद्धाओं में लड़ता है, उन योद्धाओं से लड़ता है ओलंपिया शहर में, वहीं पर ओलंपिया में ही है ओलंपिक स्टेडियम, और इसी स्टेडियम में जब ये लड़ता है तो उन महान योद्धाओं से लड़ता है जो कभी दुनिया में कभी किसी से हारे नहीं, जो पूर्ण तरीके से योद्धा कितने रहते हैं, 10, और ये 10 को प्रॉपरली हेरकुलिस परास्त करता है ओलंपिक स्टेडियम में, जो कि वहीं पर है ताया नदी के साइड में। जब आप यूनान के ओलंपिया का जब मैप देखोगे तो वहीं पर आपको अच्छा खासा स्टेडियम और प्रॉपरली पूरा का पूरा वहां पर नदी भी आपको मिल जाएगी। दैट्स क्लियर। ठीक, अब यहां पर एक चीज और आती है कि अब देखो यहां से एक क्वेश्चन निकल के क्या आता है कि भाई ओलंपिक गेम्स जो है ये किस देवता के सम्मान में मनाते हैं, तो किसके सम्मान में मनाते हैं, ज्यूस देवता के सम्मान में मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन उभर कर ये आ जाता है कि भाई अपना ओलंपिक मशाल जो है किस देवी के मंदिर के सामने जलाई जाती है, तो किसके सामने जलाई जाती है, हेरा देवी के मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की जाती है। किसकी किरणों के द्वारा, अपना सूर्य के किरणों के द्वारा। ओलंपिक गेम्स का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा है, तो वो यूनान के ओलंपिया शहर के ऊपर से उस ओलंपिक गेम्स का नाम पड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ में जब ओलंपिक गेम्स होते थे तो प्राचीन ओलंपिक गेम्स ना सबसे मुद्दे वाली बात कि जो विजेता होता था तो उसे कैसे उसका स्वागत कैसे किया जाता था, तो उसका जो स्वागत जो विनर जो होता है तो इस विनर का स्वागत सहतूत
की पत्तियों से, सहतूत की पत्तियों से इस विनर को नवाजा जाता था। और सहतूत की पत्तियां इतनी कारगर सिद्ध होती है, जैसे कि अपने यहाँ पर एक देवी के तौर पर एक तुलसी का पेड़ होता है, इसी प्रकार से यूनान में हर एक के आंगन में आपको सहतूत का पेड़ मिलेगा और ये एक देवी का रूप कहलाता है। बस इसी प्रकार से ये रही थोड़ी सी जनरल नॉलेज हिस्ट्री के तौर पर मैं आपको बताया हूं अपना ओलंपिक गेम्स को। बस सेकंड नेक्स्ट पॉइंट मेन है, अब वो नेक्स्ट होंगे, ठीक है। जस्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर। जैसे कि हमने जस्ट इससे पहले मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब ये मेन यहां पर मैंने पॉइंट डाले हैं। अब इसी पॉइंट को मैं आपको प्रॉपर्ली याद करवा दूंगा, ठीक है। बस आप ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है अपना सन 776 ईस्वी पूर्व। जैसे कि मैंने आपको जब स्टोरी एक्सप्लेन जब मैंने की थी तो उसमें बताया था कि ये चल रहा है 2020 और 2020 से हम भूतपूर्व की हम बात करें तो 3000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और उससे पहले की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ठीक है। तो सन 776 ईस्वी पूर्व यूनान के ओलंपिक शहर में प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। भाई ओलंपिया, ये ओलंपिया क्या है? यूनान का एक शहर है और इसी के नाम पर क्या हुआ, ओलंपिक्स गेम्स रखे गए हैं, ठीक है। और यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत सन 776 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है और ओलंपिया का है तो यूनान में है, ठीक है। और ओलंपिक गेम्स किस आधार पर रखा गया? तो यूनान के ओलंपिया शहर पर उसका नामकरण किया गया, ठीक है। चलो, इसी प्रकार से अब ये किसके सम्मान में मनाए जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले की जो स्टोरी बताई उसमें मैंने आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हूं। देखो, यहां पर ग्रीक ज्यूस देवता के सम्मान में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक्स गेम्स को मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि भाई ज्यूस देवता किसके देवता माने जाते हैं? तो ज्यूस देवता जो है अपना आकाश के देवता माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है कि अपोलो जो देवता है, जो कि स्पार्टन्स यूनान्स में ही है, जो अपोलो जो देवता है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो सूर्य के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, ज्यूस देवता और इसी के साथ साथ में एक आता है अपना अपोलो देवता। अपोलो देवता इसको जाने जाते हैं अपना किसके लिए? अपना सूर्य के लिए। इनको जाना जाता है किसके लिए? आकाश के लिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं किसकी? सन 394 ईस्वी पूर्व की। अब देखो, यहां पर स्टार्ट पे 776 ईसा पूर्व और यहां पर कब तक चले? 394 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये निरंतर 394 ईस्वी पूर्व तक ये निरंतर खेले गए। इसके बाद में रोम के एक राजा है, उस राजा का नाम क्या था? राजा थियोडोसियस। तुम जानते हो डियर कि पहले राजा महाराजा होते थे और उनकी कम से कम 100-50 ऐसी या कई स्त्रियां होती थी, उनके कई पुत्र होते थे। और जब कई पुत्र होते थे अलग अलग माताओं के, तो वे खुद ही राज्य की गद्दी छीनने के लिए आपस में एक दूसरे को मारते और काटते थे। यहां पर राजा थियोडोसियस आए और यहां पर अपना पूरे यूनान में अपना आधिपत्य जमाने के लिए इन्होंने इन ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया और इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स जो है ये 776 ईस्वी पूर्व से लेकर 394 ईस्वी पूर्व तक चले, ठीक है। इसके बाद में इन गेम्स को राजा थियोडोसियस के आदेश पर बंद कर दिया गया। यह भी एक महान क्रूर राजा था, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले हर्षमंड राजा के बारे में बताया, उस स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात आती है, अब यहां पर मेन मुद्दा चालू होता है।
1894। इससे पहले एक हिस्ट्री में बता दूं, मैं बात करूंगा अपना 1829 की। अब 1829 में क्या हुआ कि सबसे पहले इसकी खुदाई की गई, और जब खुदाई इसकी की गई तो इसके कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके कुछ साक्ष्य मिले कि भाई यहाँ पर गेम्स होते थे, या तो स्टेडियम्स बना हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, फिर ये तो थोड़ा बहुत यहाँ पर खोदा गया, और उसके बाद में 1875 की मैं बात करूंगा तो 1875 में प्रॉपर इसकी खुदाई की गई। और जब इसकी प्रॉपर 1875 में जब इसकी प्रॉपर खुदाई की गई तो इसमें प्रॉपर साक्ष्य मिले यहाँ पर, और इसी प्रकार से इन साक्ष्य को टारगेट मानते हुए यहां पर बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये नाम बहुत ज्यादा सुनोगे आप, बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और मैं बता दूं जो एक क्या है, ये कौन है, एक समाजशास्त्री हैं। तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के जो है एक समाजशास्त्री है। तो इनके प्रयासों से इन्हें पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया। तो ये कब लिया गया ये निर्णय, 1994 में। 1994 में ये पूरे विश्व में जगह जगह गए और उन लोगों के पास में गए जो मुख्यतः अपना खेलों में रुचि रखते हैं, कंपटीशन में रुचि रखते हैं। तुम जानते हो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आपस में पहलवानी हुआ करती थी, और अपने एंटरटेनमेंट का साधन अपनी पहलवानी एक दूसरे मतलब जो हारता था उसको मार दिया जाता था। अब इन गेम्स को, इसी प्रकार के गेम्स को खत्म करके अब बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने यहाँ पर एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इन गेम्स को एक एंटरटेनमेंट के आधार पर रखें और पूरे विश्व को एक तरीके से जोड़े। और यहाँ पर बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने यहाँ पर यह भी आश्वासन रखा कि ये जो गेम्स होंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े और सबसे बड़ा खेल महोत्सव ओलंपिक गेम्स होगा। तो यहाँ पर 1894 में ये कुछ इसकी कमेटी बैठा ली, कुछ नियम से इसके बनाए, और सब इन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिए इसको कि इंटरनेशनल कमेटी की स्थापना कब की गई, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो हुई है 1894 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि एक समाजशास्त्री है या एक समाज सेवी है, जो कि कहां से हैं, फ्रांस से। चलो अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में कहा, लोसाने में कहा, सखोन नामक स्थान पर। इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पे है? तो कहां पे है? स्विट्जरलैंड, लोसाने, सखोन में है। इसी प्रकार से अब बात आती है कि भाई अब कमेटी बन गई है, नियम बन गए हैं, कई लोग विश्व से अच्छे अच्छे लोग आए इसको प्रोत्साहन देने के लिए। अब ये गेम्स स्टार्ट करने हैं। अब इसी प्रकार से 1894 में तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात आती है जस्ट 2 साल बाद में 1894 की। तो 1894 में पहली बार ये आधुनिक खेलों की शुरुआत की गई, और वो भी कब की गई? 6 अप्रैल से। ये कब से कब तक चले हैं? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये गेम्स चले। अब इसी प्रकार ये 6 अप्रैल को ही यहां पर इसी दिन को ओलंपिक डे के नाम से इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स निकल कर आता है। फिर इसके बाद में और भी लोग आए, जैसे कि यहां पर अपना बैरन पियरे डी कुबर्टिन जस्ट कई अलग अलग लोगों से मिले, जैसे कि यहां पर फादर डिडॉन ने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका यहां पर अदा की। कि भाई फादर डिडॉन ये कहने लगे कि भाई जब इतना बड़ा पूरे विश्व पर, पूरे जितने भी महाद्वीप है हमारे विश्व में,
उन सब महाद्वीपों से अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग खिलाड़ी आएंगे, अलग अलग एक योद्धा के तौर पर आएंगे। अब इसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के लिए सबसे पहले सोचा किसने? फादर डिडॉन ने। और फादर डिडॉन ने क्या किया? एक बुक की रचना की, एक बुक लिखी और इस बुक को ही ओलंपिक उद्देश्य घोषित किया गया। जो ओलंपिक उद्देश्य क्या है? ओलंपिक उद्देश्य। और इस बुक का नाम भी क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इस बात को जरूर ध्यान में रखना, इस पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जिसका हिंदी मीनिंग नाम दिया गया है इसको। सीटियस का मीनिंग होता है तेज, सबसे तेज। अल्टियस का मीनिंग होता है सबसे ऊंचा। और फोर्टियस का मीनिंग होता है सबसे बलवान। यहां पर ये पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से इसी को क्या कहा गया? क्या दिया गया? ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो क्या है हमारा? तो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। और एक क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ जाएगा कि फादर डिडॉन द्वारा रचित बुक ओलंपिक के लिए, तो उस बुक का नाम क्या है? तेज, ऊंचा, बलवान बोले तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इस बात को ध्यान रखें। देन इसी बुक को मतलब प्रॉपरली मान्यता तो नहीं मिली ही तुरंत। ये इस बुक को कंप्लीट करके फिर 1920 में हुए एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार इस बुक को नियमित रूप से शामिल किया गया ओलंपिक्स में। ठीक है, चलो अब बात आती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 1896 ईस्वी में पहले आधुनिक गेम्स की शुरुआत हुई। फर्स्ट आधुनिक गेम्स बोले तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए? तो 1896 में हुए। ठीक है, और अच्छा फिर इसके बाद में आता है 1897 फादर डिडॉन द्वारा एक बुक की रचना की गई जिसे ओलंपिक उद्देश्य दिया गया, जिसका क्या है? सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। चलो अब इसके बाद में आता है सेकेंड ओलंपिक गेम्स, है ना? सेकेंड आधुनिक ओलंपिक गेम्स, सेकेंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक, ये कब हुए? 1900 ईस्वी में, 1900 में। ठीक है, सेकेंड आधुनिक ओलंपिक गेम्स हुए और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि भाई पहली बार अपना इंडिया की ओर से एक एथलीट इसमें शामिल हुआ जिसने 2 रजत पदक हासिल किए। सॉरी, जो क्या था? एक एंग्लो इंडियन था जिसका नाम था क्या? नॉर्मन प्रिचार्ड। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है भाई? देश हमारे देश का तो है बट वो विदेश में रहता है और वो अपने देश की ओर से खेला है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? एंग्लो इंडियन। चलो इसी प्रकार से, अच्छा मैं बता दूं कि नॉर्मन प्रिचार्ड कौन था? एक धावक था। और ये कौन है? एक एथलीट है जो कि 2 रजत पदक प्रॉपरली इसमें शामिल किए गए। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इसी सेकेंड आधुनिक ओलंपिक में ही मुख्यतः पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक, चलो अब इसके बाद में आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट्स पर। हमारे पास में है फिर उसके बाद में और आता है अपना रोल अदा करने के लिए बैरन पियरे डी कुबर्टिन। अब इन्हीं के द्वारा ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया, निर्माण किया गया। किसके द्वारा? बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा अपना ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। अब देखो ओलंपिक ध्वज का सृजन कैसे किया गया? ओलंपिक ध्वज का जो सृजन जो है, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? पृष्ठ कैसा लिया? सफेद लिया। ठीक है, कपड़ा किसका लिया? तो सिल्क का लिया। इसमें ध्वज के मध्य में क्या है? 5 छल्ले, बोले तो 5 रिंगे, रंगीन रिंगे। ठीक है, अब वो 5 रंगीन रिंगे जो क्या करती है? 5 महाद्वीपों को दर्शाती है। किसको दर्शाती हैं? 5 महाद्वीपों को दर्शाती है। इस बात का ध्यान रखें। तो देखो वो जो ओलंपिक्स जो ध्वज पर जो मध्य में जो रिंगे होती है वो इस प्रकार से होती है। किस रंग में? पीला, हरा, नीला, काला और लाल। और
इसे देखिए आप कि भाई ये जो येलो जो है, ये येलो जो है, येलो रंग जो है एशिया को दर्शाता है, ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ब्लू जो है यूरोप को दर्शाता है, और ब्लैक जो है अपना अफ्रीका को दर्शाता है, और रेड जो है अमेरिका को दर्शाता है। इसके बाद में तुम बोलेंगे कि भाई 7 महाद्वीप होते हैं, उनको क्यों नहीं लिया? देखो अटलांटिक महाद्वीप, उसमें तो कोई रहता ही नहीं है, और रहा अपना दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, अब उनको तो एक ही ले लिया गया है जो कि क्या है अपना रेड अमेरिका। ठीक, चलो अब इसी प्रकार से बात आती है किसकी? 1914 की, है ना। 1914 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 1914 में सामान्यतः ओलंपिक झंडे को फहराया गया, सामान्य तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं। ठीक है। फिर आती है बात किसकी? अपना 1920 की बात आती है, 1920 की। 1920 में क्या हुआ? 1920 में आधिकारिक रूप से फर्स्ट टाइम बोले तो पहली बार ओलंपिक झंडे को फहराया गया। देखो यहां पर 1914 में तो इसका निर्माण ही किया गया, बनाया ही गया, ऐसा मतलब सोच के रखा कि नहीं भाई इसका एक फ्लैग भी होना चाहिए। तो इसी फ्लैग को फर्स्ट टाइम फहराया गया कब? 1920 में। ठीक है, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया। साथ ही साथ में ओलंपिक मोटो को भी मुख्यतः प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मोटो मैंने बताया आपको सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जो कि 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। सॉरी, हाँ, अच्छा, सेकंड, पहली बार तो ये क्या है आधिकारिक रूप से फर्स्ट टाइम ओलंपिक झंडे को फहराया गया। सेकंड है ओलंपिक मोटो को शामिल किया गया आधिकारिक रूप से। फर्स्ट टाइम इंडियन दल को शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा, इंडियन दल को शामिल किया गया। आपने सुना होगा दोराबजी टाटा, ठीक है, रतन टाटा, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, ठीक है, इनको बड़ा इंटरेस्ट रहा इन ओलंपिक्स गेम्स में। ठीक है, और ये आधिकारिक तौर पर अपने इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं ओलंपिक के। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहां पर मैंने दिया भी है दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा फर्स्ट टाइम शपथ ग्रहण परंपरा भी इसी में शामिल की गई, और किसकी अध्यक्षता में की गई शपथ ग्रहण? वो दोराबजी टाटा की अध्यक्षता में। चलो इसी प्रकार से अब आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा है? 1924। ठीक है, 1924 ईस्वी में इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय ओलंपिक संघ या परिषद की स्थापना की गई। और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो वो की गई है जे टाटा जी की अध्यक्षता में इस ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे हैं? जे टाटा जी रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है अपना 1928। सन 1928 में क्या किया गया? पहली बार ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत की गई। मैंने जब आपको हिस्ट्री बताई, पूरी प्रॉपरली हिस्ट्री बताई, स्टोरी बताई, और उसमें बताया गया कि भाई अपना क्या किसके मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है? तो हेरा देवी के मंदिर के सामने अपना सूर्य के किरणों के द्वारा ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, मैंने स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाया ही हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम हॉलैंड में हेरा देवी के मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की जाती है। किसके द्वारा? सूर्य के किरणों के द्वारा। ठीक है, इसी ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने विश्व प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अच्छा, मेजर ध्यानचंद की बात यहां पर आई है। 1928 में इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए अपने हॉकी में। ठीक है, और ये जो मेजर ध्यानचंद जो है पूरे दुनिया में इतने फॉर्म में आए, इतना ज्यादा फॉर्म में आए कि इनका जन्म कब हुआ? 29 अगस्त। और 29 अगस्त के दिन ही, इसी 29 अगस्त को ही राष्ट्र खेल दिवस
सेलिब्रेशन किया जाता है हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है, चलो उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या है 1936 फर्स्ट टाइम ओलंपिक मशाल को अपनाया गया बर्लिन ओलंपिक में। भाई यहाँ पर सामान्य रूप से 1928 में ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित तो किया, पर आधिकारिक तौर पर 1936 में पहली बार ओलंपिक मशाल को अपनाया गया, वो भी कहा बर्लिन ओलंपिक में। फिर उसके बाद में आता है क्या 1960 नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, और 1960 में फर्स्ट टाइम टीवी पर प्रसारण किया गया पूरे विश्व में। और 1968 में जो है 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में फर्स्ट टाइम शुभंकर परंपरा को प्रारंभ किया गया। और शुभंकर परंपरा जो है अपना शुभंकर परंपरा को शामिल किया गया और प्रारंभ किया गया। तो शुभंकर में सबसे पहला शुभंकर लिया गया किसको, तो पामाला क्या है, एक कबूतर है। ठीक,